नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी पूरी टीम के साथ राजधानी लखनऊ 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। इस दौरान वो बैठकें करेंगे, मंथन करेंगे, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के उच्च स्तर के मंत्रियों तक बातचीत की जाएगी। हालांकि पार्टी की तरफ से इसे एक आम दौरा ही कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव बहुत निकट है और योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है, उस लिहाज से ये दौरा बहुत अहम है। चर्चा करेंगे इसी विषय पे हम कि किस तरह मंत्रियों के साथ बैठकें की जा रही हैं, तमाम तरीके की नसीहत दी जा रही है। ऐसे में नड्डा की मंत्रियों के लिए क्या है नसीहत? हर राजनीतिक पार्टी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, चाहे वो छोटे से छोटे चुनाव क्यों ना हो, उनसे लेकर के बड़े चुनाव तक, अगर कुछ भी क्षति होती है या कमी घटी होती है तो वो राष्ट्रीय स्तर तक असर करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से और सांसदों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में रूलिंग पार्टी छोटे चुनाव हो चाहे बड़े, उन्हें लेकर के अपनी नजरें जरूर पैनी रखेगी, खासतौर से तब जब वो दोबारा आने की अपनी संभावनाओं को और ज्यादा प्रबल करना चाहती है। ऐसे में बात अगर बीजेपी की करें तो होमवर्क किया जा रहा है। अगले चुनाव की शंखनाद की गूंज जो है वो सुनाई देने लगी है, तैयारियां जोरों पर हैं। नड्डा के इस दौरे का क्या महत्व है, किस तरह की बातचीत है, मंथन में क्या क्या निकल सकता है, चर्चा करेंगे इसी विषय पे हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ ही घंटे हुए थे। जनता और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का भी मौका नहीं मिला। इसके बावजूद जिस तरह से नड्डा ने मंत्रियों को पाठ पढ़ाया, उससे इशारा मिलता है कि रिपोर्ट कार्ड तो पहले ही दिल्ली पहुंच चुका था। सरकार और संगठन के कामकाज के साथ ही समन्वय की भी तारीफ की, लेकिन मंत्रियों को अपने काम के तौर तरीके बदलने की स्पष्ट सलाह दी गई। समझाया कि मैं नहीं, हम भाव से टीम वर्क मजबूत करें। जेपी नड्डा ने प्रदेश मुख्यालय में योगी सरकार के मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार के काम की सराहना की। यूं तो बीजेपी की तरफ से नड्डा के इस दौरे को एक आम दौरा कहा जा रहा था, मगर जिस तरह मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट है और पंचायत चुनाव नजदीक हैं, उसे देखते हुए नड्डा का ये दौरा अहम माना जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो मैं नहीं, हम की भावना के साथ काम करना चाहिए, तभी एक पार्टी मजबूत बनी रहती है और आगे बढ़ सकती है। जी हां दर्शकों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बेहद निकट है और अगला साल जो है वो विधानसभा चुनावों का है। ऐसे में हर पार्टी अपना होमवर्क कर रही है, अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल एक बड़ी हलचल तब देखने को मिली जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके आने पर उनके इस दौरे के क्या मायने निकाले जाएंगे, इन सब को लेकर के चर्चाएं तेज हुई। आज की हमारी चर्चा इसी पर फोकस्ड रहेगी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत जी जुड़े हुए हैं। प्रेमकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सपा की तरफ से वरुण शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। प्रेमकांत जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं इस पूरे समीकरण को एक तरह से समझने के लिए। जिस तरह से जेपी नड्डा, उनका राजधानी लखनऊ 2 दिवसीय दौरा था, दौरा थोड़ा लेट हुआ, दोपहर से शाम 6 बजे शिफ्ट हुआ, फिर 7 बजे की बारी आ गई। शुरुआत में कहा जा रहा था कि वो बूथ स्तर से लेकर के बड़े मंत्रियों तक सबके साथ बैठक करेंगे, एक फीडबैक लेंगे, सबके जो दुख दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, उनको सुनेंगे, उसके बाद अपने फैसले सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से आकर के उन्होंने
बैठक की, सलाह दी, राय सलाह दी। एक तरह से ये लगा कि जो मोटा मोटा रिपोर्ट कार्ड है वो ऊपर से तैयार था, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो पहले से ही तैयार थे। यहाँ के साथ बातचीत करके बस ये देखना था कि किस तरह का मैनेजमेंट यहाँ पे चल रहा है। और जिस तरह से योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी उम्मीद को जताई जा रही थी, ऐसे में नड्डा ने जो मंत्रियों को नसीहत दी है कि मैं नहीं हम की भावना के साथ काम करें, आगामी पंचायत चुनाव भी आगे आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस दौरे को आप? सबसे पहले तो इसी बात पे बात की जाए कि मैं नहीं हम की भावना। जाहिर है कि मैं का मतलब होता है कि अपना काम, अपना प्रचार, अपना हित और अपने लोगों के बीच में अपने ही लोगों का एक फायदा। लेकिन हम जहां पर बात आती है वहां एक संगठन की बात आती है और हम में कहीं ना कहीं जनता भी शामिल हो जाती है। तो उन्होंने जिस तरीके से कल आए और संगठन की, सरकार की, दोनों की समीक्षा की और इस तरीके से उन्होंने एक पाठ दिया कि मंत्रियों को भी अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए। और जैसे कि अभी आपने ही रिपोर्ट कार्ड की बात कही, तो जाहिर है कि रिपोर्ट कार्ड वो यहाँ पर उन्होंने स्थानीय स्तर पर लिया या नहीं लिया, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पार्टी का एक बड़ा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का, और उसके पास एक अच्छा खासा कैडर है। तो संगठित कैडर के होने के नाते सभी की रिपोर्ट कार्ड तो दिल्ली पहुंचती ही रहती है। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, एक समीक्षा करते हैं और रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। किसको कितना स्कोर देना है, मार्क्स कितने, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अपने लिए कर रहा है और कौन जनता के लिए कर रहा है, कौन सरकार को साथ में लेकर के चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये उन्होंने एक इशारा दिया कि अच्छा काम नहीं करोगे तो चुनाव का 1 साल मात्र रह गया है। ये मैं बात कर रहा हूं असेंबली इलेक्शंस की, और असेंबली इलेक्शन के पहले पंचायत का जो चुनाव बहुत ही सन्निकट है, उसमें यह है कि एक तरीके से वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। उस क्वालिफाइंग टेस्ट में अगर वो पंचायत में, अब जैसा कि ये अब की बार हो रहा है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे, पार्टी की लाइन पर चुनाव लड़े जाएंगे। अभी तक आमतौर से जो छोटे स्तर पर पंचायत के चुनाव होते थे वो पार्टी स्तर पर नहीं लड़े जाते थे, उससे ऊपर के दर्जे या जिला परिषद के उस पे चुनाव जो लड़े जाते थे वो पार्टी स्तर पर लड़े जाते थे। तो ऐसी सूरत में उन्होंने ये एक संदेश देने की कोशिश की, अगर हम पंचायत चुनाव में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा अपना काम करके दिखाते हैं और अच्छी हमारी जीत हासिल होती है, तो हमें असेंबली इलेक्शंस भी फतेह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम सरकार दोबारा बनाने में उत्तर प्रदेश में कामयाब होंगे। तो जाहिर है कि उन्होंने इशारों में ही सही, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों के, सरकार के मंत्रियों के पेच कसने की कोशिश की है। और जाहिर है कि इतने हाई कमांड के लेवल पर जब कोई बात इशारों में भी कही जाती तो उसका दूर तक संदेश बहुत बड़ा मायने रहता है उसका। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपके पास आऊंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका राजधानी लखनऊ का दौरा शुरुआत में कहा गया आम दौरा है, लेकिन इशारे सब लोगों ने समझ लिए। जिस तरह से पंचायत चुनाव निकट हैं और बीजेपी में जिस तरह से अरविंद शर्मा के आने के बाद तमाम तरह के एमएलसी चुनाव को लेकर के अलग अलग कयास, अलग अलग बातें निकल करके सामने आ रही थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, फिर उनको जो परिषद है उसका चुनाव के लिए टिकट दिया गया। तो ऐसे में इतने सारे मिसमैनेजमेंट थे, क्या उनको संभालना बहुत ज्यादा जरूरी था, या पंचायत चुनाव आ रहे हैं उनकी तैयारियों को लेकर के बूथ स्तर पे, छोटे स्तर पे तैयारियां बहुत जरूरी है, इसलिए ये दौरा किया गया? राजनीतिक दल के प्रमुख का आना, प्रमुख का जाना, संगठनात्मक प्रवास, चर्चाएं, बैठक, ये लगातार होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन है और कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, कार्यकर्ता ही बड़े पदों पर आसीन होता है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। तो एक लगातार एक पूरी रूपरेखा लोकतांत्रिक परंपराओं के अधीन संगठनात्मक व्यवस्थाएं रहती हैं। संगठन के अध्यक्ष हर राज्य में प्रवास करते हैं, राज्य के मुख्यालय में जाते हैं, वहाँ के वार्ड अध्यक्ष, हमारे यहाँ बूथ स्तर तक, वार्ड के नीचे बूथ की इकाई, बूथ अध्यक्ष और बूथ के नीचे बूथ की जो इकाई है, उन सब पे संवाद करना,
लगातार संवाद करते हुए सारी चीजों पे उनकी समस्याओं को सुनना, जन समस्याओं पे भी कार्रवाई करना, वहां तक जो लोग पहुंच नहीं पाते हैं जनप्रतिनिधियों तक उन बातों को ले जाना और सारी समस्याएं जन संवाद करते हुए समाधान निकालने के लिए ये लगातार प्रवास होता है कि जनता के बीच में हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बूथ इकाइयां गठित हैं, भारतीय जनता पार्टी की वार्ड की इकाइयां गठित हैं और इसी से वार्ड, बूथ, वार्ड, मंडल, क्षेत्र और प्रदेश, इन सारे पदाधिकारियों से संवाद करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संवाद किया और ये एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। उन्होंने संगठन और सरकार के कामकाजों की सराहना भी की, साथ ही जनता की कसौटी पर कसने के लिए सदैव उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप काम करते हैं, संवाद जारी है और जनता के बीच में है तो लगातार जो आपकी इम्तिहान की घड़ी है, चुनाव की घड़ी है, उसमें आप लगातार सफलता प्राप्त करेंगे। ये उन्होंने सफलता का मूल मंत्र जो एक परिवार के मुखिया को देना चाहिए, उस परिवार के मुखिया के द्वारा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और परिवार के सदस्यों को दिया। ठीक है, लेकिन दिलीप जी, हाल फिलहाल जिस तरह अरविंद शर्मा उनके आने के बाद इस तरह के कयास लगना शुरू हो गए थे कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद जो है वो मिल सकता है, जो 4 कालिदास मार्ग है, राजनाथ सिंह का पुराना आवास है, वो उनको आवंटित हो सकता है। ऐसे में जो थोड़ी सी कार्यकर्ताओं के बीच में जो असमंजस था, जो मिसमैनेजमेंट था, लगता है उसको थामना बहुत जरूरी था। उस चीज की भी सेटिंग हो रही है यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और पार्टी का नेतृत्व उसे तय करता है तो उसे उसकी जो योग्यता है उसके आधार पे उसको उच्च सदन पे भेज रही है, तो ये पार्टी के नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया गया और वो में रहती है। चर्चा के केंद्र में आपने तमाम चीजें, तमाम अटकलें सब लोगों ने लगाई, तमाम बातें चलाई दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था तो होने नहीं जा रही। जो होगा वो नेतृत्व तय करेगा और वो आपके सामने भी आएगा। कहीं किसी चीज पे विराम लगाने की दृष्टि से नहीं है ये सब चीजें। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का संगठनात्मक पहले से संगठनात्मक प्रवास पहले से तय है और वो पहले से तय रहता है। उसी प्रवास के तहत वो आए थे। जी बिल्कुल, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह से मंथन और कार्यक्रम और बैठकें हो रही हैं, आपके पास मैं आऊंगी वरुण जी। पहले तो मैं आपको बस जो इन लोगों ने अभी बात करी है कि नड्डा साहब आए हैं, उनका स्वागत है, आइए इधर। लेकिन मुझे लगता है 4 साल इन्होंने कुछ काम नहीं किया था बीजेपी ने, तो जो इनसिक्योरिटीज है वही रिफ्लेक्ट हो रही है अभी संगठन में। और जो बीजेपी ने पिछले 4 साल में कोई भी डेवलपमेंट के ऊपर कुछ काम नहीं किया है, बेरोजगारी पे कोई काम नहीं किया है, तो जो इनसिक्योरिटीज है जो आ गई है, केवल उसी को दूर करने के लिए वो अब कोशिश में लगे हुए हैं। अब संगठन को तो अब मजबूत करने की कोशिश में है। मैं चाहता हूं वही प्रयास करें कि आप लॉ एंड ऑर्डर भी उसी तरीके से अपने गवर्नमेंट के माध्यम से उसको मजबूत किया जाए, किसी तरीके से बेरोजगारी हटाई जाए, भुखमरी है उसको हटाई जाए, और जो कृषि आंदोलन हो रहा है उन विषयों पे थोड़ी सी चर्चा की जाए और उधर भी नड्डा साहब पहुंचे। तो मेरा बस यही उनसे एक आवेदन है कि मैं कोशिश चाहता हूं कि बीजेपी वाले, जो बीजेपी संगठन है, वो जुट होकर जो सही मुद्दे हैं उन विषयों पे चर्चा करें। बिल्कुल, लेकिन जो आगामी पंचायत चुनाव है उनको लेकर के जिस तरह बीजेपी की तैयारी है, सपा उसे किस तरह से देखती है? क्योंकि पंचायत चुनाव में जो बेस है, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, बीजेपी का वहां ज्यादा बेस नहीं है। सपा की एक अच्छी पकड़ है, बसपा की एक अच्छी पकड़ है, लेकिन हाँ, बीजेपी अब वहां अपना बेस बनाने जा रही है। जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में लगातार उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि महिला सदस्यों को ज्यादा उतारा जाएगा, महिलाओं का एक नया कैडर वहां पे खड़ा किया जाएगा, और साथ ही साथ जो लोग पद पर हैं उनके घर की जो महिलाएं हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो दूसरी महिलाएं हैं उनको हम चांस देंगे। मतलब उनका होमवर्क जो है वो पूरी तरह से हो रहा है इस वक्त। देखिए, यूपी में 90% अभी भी सबअर्बन और रूरल एरियाज है, तो उधर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। अब एक किसान का लड़का किस वजूद पर बीजेपी को वोट करेगा जब कृषि आंदोलन चल रहा है? इनको मालूम था कि पंचायत चुनाव में ये हारेंगे, इसलिए इन्होंने इसको आगे पोस्टपोन कर दिया है। ये तो दर्शाता है कि इनसिक्योरिटीज जो मैं पहले बात कर रहा था, तो ये लाजमी है कि ये चुनाव हारेंगे, इसीलिए नड्डा साहब को खुद आना पड़ रहा है इधर।
प्रियंका जी, आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के? बीजेपी अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है पंचायत चुनाव को लेकर के, या विपक्ष मजबूत है उस पलड़े की तरफ इसलिए अपने आप को बराबरी पर ला रही है? देखिए, एक बात यह है कि हमारे साथ में जो वरुण शुक्ला बैठे हुए हैं, वो तो सीधे सीधे एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और मेरी वो भूमिका नहीं, मेरी एक पत्रकार की भूमिका। और पत्रकार समीक्षा करता है, वो विश्लेषण करता है और वो वजहों को ढूंढने की कोशिश करता है, उनकी व्याख्या करता है। तो मैं एक बात ये कहूंगा कि राजनीति अपनी जगह काम करती रहती है, और सत्ता पक्ष जो होता है वो अपने कार्यों की, अपने विकास कार्यों की, कल्याणकारी कार्यों की, सबके प्रचार में लगा रहता है। उसी तरह से विपक्ष भी उसी पैमाने पर कोशिश करता है कि उनके कार्यों को नकारा जाए और ये बात कहे कि भाई जो विकास कार्य हमने किए थे आप उसको उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये बात तो राजनीति है, और राजनीति का ये धर्म है। मैं उससे कोई ना इत्तेफाकी भी नहीं रखता हूं, ये आमतौर से देखा ही जाता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो या प्रदेश स्तर की राजनीति हो। अब एक बात ये आती है कि अगर विपक्ष देख रहा है कि इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, लेकिन सत्ता पक्ष ये देख रहा है कि हम अभी जमे हुए हैं, हमें और जमे रहना है, तो कहां पर संगठन में तेल पानी की जरूरत है, कहां पर बोल्ट कसने की जरूरत है, कहां पर हमको मशीनरी को तेज करने की जरूरत है, वो इस काम में लगा हुआ है। तो ये अपना अपना काम दोनों लोग करेंगे। अब बात एक ये आती है कि नड्डा साहब अगर आए हैं तो भले ही उनके दौरे को साधारण दौरा कहा गया या संगठन के हिसाब से उनका भाई दौरा, लेकिन आप एक बात ये देखिए, जब नड्डा साहब का कल आना लेट हो गया 6 घंटे, तो वही मीटिंग बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने सारी बातें वो कही। एक बात ये देखिए कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आता है और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन अगर वो एक नसीहत देता है, वो एक पाठ देता है, तो इसका मतलब वहां पर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इन लोगों के पास वो कंसेप्ट बिल्कुल तैयार है, वो विचारधारा बिल्कुल तैयार है। उस विचारधारा पर अगर मान लीजिए मुखिया नहीं आया तो दूसरी लाइन का नेता जो है वहां पर ठीक वाला नेता बात को संभालने के लिए बात को संभाल लेता है और बात को पूरे उसी शिद्दत से कहता है, उसी क्षमता से कहता है और उसी जोर लगा करके कहता है। तो नसीहत देना और काम करवाना, लोगों को अपने काम में लगा देना, क्षेत्रीय जो उनकी संगठन है, बूथ स्तर तक की बात आज भी देखिए मीडिया में निकली है सारी बात, कि बूथ स्तर तक भी उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी जो होती हैं उनको सशक्त रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए और कार्यकर्ताओं के बारे में खास तौर से देखिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल, नड्डा की कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, नड्डा की जो नसीहत है मंत्रियों के लिए वो क्या है और क्या रंग लाएगी, चर्चा करते रहेंगे इस पर हम। दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि नड्डा जिनका दौरा 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ में है, किस तरह का ये पूरा दौरा रहेगा, इसी को लेकर के चर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, यहाँ पर एक बात और है, जिस तरह से अरविंद शर्मा को लाया गया, उनको लाने का मकसद यही ज्यादातर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से ये शिकायतें बहुत ज्यादा आती हैं कि जो नौकरशाही है उस पर कमांड ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। हर बार ये बोला जाता है कि सरकार की मंशा तो जीरो टॉलरेंस की है, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, मगर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ठीक से काम नहीं चल रहा है, इसी वजह से ढिलाई हो रही है। और उसी चीज को पुख्ता करने के लिए अरविंद शर्मा जो है उनको लाया गया है। लेकिन उनका पार्टी में क्या जगह होगी, क्या पद होगी, इसे लेकर के भी कोई नाराजगी, कोई मिसमैनेजमेंट ना फैले, इसलिए ये दौरा किया जा रहा है। कितना सच इस चीज में देखते हैं आप? का जाना और पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि उसका स्थान क्या होना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी योग्यता के मानक के अनुरूप उसे किस स्थान के रूप में समायोजित करना है, वो नेतृत्व तय करता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जितना भ्रष्टाचार, जो भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो पहले व्याप्त था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, आपने देखा होगा उस पर अंकुश लगाने का काम योगी जी द्वारा किया गया। सर्वाधिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनको संरक्षण सपा बसपा के शासनकाल में रहा। जिन लोगों ने अकुत संपत्ति इकट्ठा की, जिन्होंने आलीशान जमीनें कब्जा की, जो सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया, वो उस पे बुलडोजर चलवाने का काम योगी जी के शासनकाल में हुआ। सर्वाधिक बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ जो फाइलें धूल में रखी हुई थी उन पर कार्रवाई करने का काम योगी जी के शासन में हुआ। उत्तर प्रदेश का जनमानस अच्छी तरह से जानता है इस सारी चीजों पे उत्तर प्रदेश में सुशासन लाने का काम योगी जी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जो पहले बदनाम प्रदेश बन गया था, आज वही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसरित है। और लगातार यहाँ पे जो पहले सपा के और बसपा के शासनकाल में जिन आधारों पे चाहे, लेकिन दिलीप जी बात यह होगी, सरकार की तरफ से कुछ भी कहना कि हमारी मंशा ये है और हमारी मंशा एकदम साफ है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर ना दिखना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। किसी चीज को आप विद्वान पत्रकार हैं, कहीं से कहां पे जोड़ के और किस तरह से उस बात को प्रदर्शित करना है, ये आप बखूबी जानती हैं और मीडिया ने भी इसे दिखाया। लेकिन आने वाले समय में किसकी क्या भूमिका रहेगी, ये आपको खुद ही नेतृत्व द्वारा जो तय किया जाएगा वो आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो बड़े फेरबदल की उम्मीद भी है। एक बार फिर से प्रेमकांत जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से शुरुआत जो राजधानी में थोड़ी उथल पुथल की हुई बीजेपी की तरफ से, खास तौर से वो अरविंद शर्मा के आने के बाद से हुई, उनके आते ही तुरंत इस चीज को खबरों के जरिए, सूत्रों के माध्यम से बोला जा रहा था कि डिप्टी सीएम की उनको पोस्ट मिलेगी। उसके बाद एमएलसी का जिस तरह से चुनाव लड़ना, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी रहे हैं इस बात का, तो कहीं इस बात को लेकर के भी जो सबसे ऊपर का मंत्रिमंडल है, जिसमें हम मुखिया को भी शामिल करते हैं, उनमें इस बात का भी डर ना हो, भय ना हो कि उनकी कुर्सी कहीं हिल सकती है, इस चीज का भी मैनेजमेंट सेट करने के लिए नड्डा का यह दौरा प्रस्तावित है। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा नहीं होगा। मुखिया की कुर्सी मैं नहीं समझता हूं कि उसमें कोई चिंता की बात है, लेकिन ये तो जाहिर है कि उनके मन के अंदर क्या है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नहीं, ये बात इस चीज पे सब बोली जा रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम की पोस्ट, गृह विभाग भी उनको, राजनाथ सिंह का जो 4 कालिदास मार्ग है वो आवाज, तो जब इतनी पावर किसी के पास आ जाएगी तो वो लगभग सबऑर्डिनेट नहीं, एक तरह से हेड की तरह काम करने लगेगा। नहीं, ठीक है, गृह विभाग वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है और आमतौर से कई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गृह विभाग को कभी कभी अपने पास रखते हैं, तो ये तो खैर हो जाता है, महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत से विभाग हैं। मैं अरविंद शर्मा का आना इस निगाह से देखता हूं कि देखिए, जैसे विदेश नीति भारत की, विदेश नीति में सुब्रमण्यम जयशंकर जो ब्यूरोक्रेट थे और विदेश नीति के जानकार हैं और उसमें पारंगत हैं, तो उनको ला करके एक टेक्निकल और एक्सपर्टीज
जो एक टेक्निकलिटीज हैं और जो एक्सपर्टीज उनका, उनको इस तरीके से लाया गया। आमतौर से जो ब्यूरोक्रेट रह चुका होता है वो उसकी कार्यशैली नेताओं से अलग होती है और वो काम करता है, काम करने में प्रचार का कम से कम महत्व देता है और उसी बीच में अगर उसने अच्छा काम किया है तो अच्छा काम उसका प्रचारित जरूर होता है, अपने आप होता है। और एक शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है माउथ पब्लिसिटी, तो माउथ पब्लिसिटी काम करती है। कोई एमएलए भी अगर अच्छा काम करता है तो आप देख लीजिए, बनारस में जो एक दादा थे, बहुत बुजुर्ग थे, उनकी जगह पर नीलकंठ तिवारी जी को लड़ाया गया था चुनाव भाजपा के, उन्होंने 7-7 बार लगातार चुनाव जीते हैं। और एक एमएलए भी रह करके अच्छा काम कर सकते हैं, एक अधिकारी रह करके भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुमकिन है अभी जो यहाँ पर मुखिया या कुर्सी बदलने की बात तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन अच्छा काम और जमीनी काम। अब चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण मसला एक ये है कि 1 साल रह गया चुनाव का। बिल्कुल 1 साल जब चुनाव का रह गया तो जमीनी स्तर पर कुछ काम ऐसा दिखाई पड़े कि जैसे शुक्ला जी हैं, अब इन्होंने एक बात अपनी कही कि काम क्या हुआ है और ऐसी चीजें। तो काम होना एक चीज होती है, काम का प्रचार होना एक और बात होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि न्याय होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, न्याय को मिलते हुए लोगों को दिखना भी बहुत जरूरी। बिल्कुल। आपने शुक्ला जी की बात कही तो वरुण जी से पूछ लेते हैं। वरुण जी, वक्त बहुत कम है लेकिन फिर भी आगामी पंचायत चुनाव और आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं, सपा किस तरह से अपने आप को देखती है विपक्ष की भूमिका में, कितने मजबूत तरीके से? नहीं, हम लोग तो डेफिनेटली वी आर कमिंग इन पावर इन 2022। ये लोगों की चाह है, यूथ हमारे साथ जुड़ा है क्योंकि लोग अब त्रस्त आ चुके हैं वर्तमान में जो गवर्नमेंट है। और थोड़ा सा मैं बोलूंगा, जो अभी भाजपा के नेताजी ने थोड़ा सा बोला था कि क्राइम के ऊपर कि सुशासन की ही सरकार है, और जो एनसीआर की रिपोर्ट बोल रही है कि यूपी टॉप्स द चार्ट इन क्राइम अगेंस्ट एससी। लेकिन वो तो सपा के टाइम में भी था। नहीं, लेकिन अपराध के आंकड़े, ये बात तो मैं पूरे आंकड़ों के साथ बोल सकती हूँ। सरकारें चाहे जिसकी रही हो, चाहे वो बसपा 5 साल, चाहे सपा, चाहे भारतीय जनता पार्टी, अपराध के आंकड़े किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होते, वो हर साल बढ़ते ही हैं। तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उसका ऐसे प्रचार नहीं किया जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि सुशासन आ गया है और जैसे इधर अपराध कम हो गया है। अपराध अभी भी बढ़ रहा है और हर रोज बढ़ रहा है। चाहे लखनऊ शहर में हो, पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे हाथरस की बात हो, बदाऊं की बात, कहीं पे भी आप ले लीजिए, हर रोज कोई ना कोई एक मुद्दा है। तो पहले उन मुद्दों पे बात की जाए। और जैसे सर ने कहा कि इधर जमीनी स्तर पे काम होना जरूरी है। लोगों को समझ में आ गया है कि केवल ये पॉलिटिक्स है हेट्रेड की और झूठे वादों की, और अब लोग इन खोखले वादों पे यकीन नहीं करेंगे। तो अब समय आ गया है कि समाजवादी सरकार 2022 में आ रही है। बिल्कुल। तो सरकार चाहे जिसकी भी आए, लेकिन जनता एक ही चीज़ मांगती है कि विकास होना चाहिए और हर जो पक्ष है, हर जो कहेंगे आप जगह है, हर डिपार्टमेंट जो है उसमें विकास दिखना चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। दिलीप जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। प्रेमकांत सर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण शुक्ला, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, फिलहाल की हमारे आज की इस चर्चा में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ बने रहिए।